हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? सर्दी बहुत पड़ रही है, गर्मी है, छुट्टी मना रहे हैं आज आप? संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वीडियो, तो छुट्टी है। अब आप तक कब पहुँचेगा, सोमवार, मंगलवार को, कोई बात नहीं। चलिए बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ आपके सामने। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये देखो, एक पेन लेके आया हूँ, देखो छोटा सा है ना, क्यूट है ना बहुत। आगे देखो इरेजर, इरेजर भी लगा हुआ है आगे मिटाने के लिए। ठीक है, तो बताना आप पेन कैसा लगा, इसकी लिखावट कैसी लगी वो बताना आप। ये वाला यूज़ कर रहे थे इतने दिन, तो मोटा वाला मार्कर, इसकी निब बहुत मोटी है, तो हो सकता है आपको अक्सर वगैरह देखने में दिक्कत होती है। तो मैं कहा चलो एक छोटा लेके आते हैं मार्कर, देखते हैं कितने दिन चलता है। तो मैं लेके आया हूँ ये छुटकू मार्कर। चलो क्लास शुरू करते हैं। पहला पार्ट है सिंधु सरस्वती सभ्यता का। एक एक करके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सवाल हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका नाम सिंधु क्यों रखा गया? ठीक है, और दूसरी बात, सभ्यता क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जानें कि एक्चुअल में सभ्यता किसे कहते हैं। देखो बच्चों, सभ्यता का मतलब है कि मनुष्य के रहने सहने का ढंग, उसका कपड़े पहनने का, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका परिवेश, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। ठीक है ना? सभ्यता का अर्थ अगर कोई कहे एक पंक्ति में, तो आप यही कहेंगे कि मनुष्य के रहने सहने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसके कपड़े पहनने का जो ढंग है, ठीक है, वो सारा जो है क्या कहलाएगा? सभ्यता कहलाएगा। तो अब जितनी भी विश्व के अंदर सभ्यताएं हुई है, जहाँ से मानव ने प्रारंभ में बसना शुरू किया, स्थायी बसावट करने लगा, जंगलों से भटकता भटकता परेशान होकर एक जगह उसने अपना मकान बनाया, उसने अपने परिवार को वहाँ पर स्थापित किया, उसने रहने के लिए घर बनाया, उसने फसल उगाई। तो ये सब चीज़ें उसने की, तो वहाँ से मनुष्य का एक कालक्रम शुरू होता है। मनुष्य का एक रहन-सहन स्टार्ट होता है वहाँ से। तो इसीलिए हम सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं कि जो प्रारंभिक मानव था, वो कहाँ रहता था, क्या खाता था, वो बसा कहाँ, कहाँ जाकर उसने मकान बनाया। और जब हम अब इन सभ्यता के स्थलों की खुदाई कर रहे हैं वर्तमान समय में, भई वो लोग तो जो करना था करके चले गए। लेकिन अब जब हम उन्हें, उनके स्थलों को जब खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, तो उस उत्खनन में हमें बहुत सारी वस्तुएँ प्राप्त हो रही है। हमें कंकाल प्राप्त हो रहे हैं, हमें खिलौने प्राप्त हो रहे हैं, हमें मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, मृद-भांड प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है? तो इन सब चीज़ों से ही हमें उस समय की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है? कि उस समय मनुष्य क्या खाता था, उसका रहन-सहन कैसा था, वो कपड़े कौन से पहनता था, उसके कौन से धर्म को अपनाता था और कौन से पक्षी को पवित्र मानता था, कौन से चिन्ह को पवित्र मानता था। वो सारी की सारी चीज़ें अपन जो है इस सिंधु सभ्यता के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब सवाल ये आता है, तो सभ्यता का अगर आप अर्थ लिखोगे, लिखना चाहो तो आप लिख लें। सभ्यता का अर्थ है मनुष्य के रहन-सहन, मनुष्य के रहन-सहन का ढंग, ढंग या तरीका। ठीक है? मनुष्य के रहन-सहन का ढंग या तरीका क्या कहलाएगा? सभ्यता कहलाएगा। अब देखिए, सभ्यता की अपन बात कर रहे हैं, सभ्यता के अंतर्गत हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात कर रहे हैं बच्चों, सिंधु। तो इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? तो सिंधु सभ्यता कहने का देखो सीधा सा कारण ये है कि सिंधु क्या है? एक नदी है। सिंधु नदी है और जितनी भी सभ्यताएं विश्व के अंदर पनपी है, वो किसी न किसी नदी किनारे पनपी है। नदी के किनारे सभ्यता के पनपने का कारण क्या हो सकता है, बताओ आपके हिसाब से? बिल्कुल सही। क्योंकि मनुष्य की पहली आवश्यकता पानी है और पानी से ही उसकी सारी आवश्यकताएँ पूरी होती है। उसे पीने के लिए पानी चाहिए, उसे भोजन बनाने के लिए भी पानी चाहिए। मनुष्य के शरीर में भी 80 से 85% तक पानी भरा हुआ है। उसके अलावा उसे कपड़े धोने के लिए, उसे खेती-बाड़ी करने के लिए, यानी कि एक मनुष्य को दिन-प्रतिदिन पानी की आवश्यकता पड़ती है, पूरे दिन में पानी की आवश्यकता रहती है। इसीलिए जो प्रारंभिक मानव ने जब बसावट शुरू की, आदि मानव ने जब बसना शुरू किया, स्थायी रूप से रहना शुरू किया, तो वो कोई न कोई नदी के किनारे रहना स्टार्ट किया उसने। इसीलिए विश्व में जितनी भी सभ्यताएँ हम पढ़ते हैं, तो वो सभ्यताएँ किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो उन्हीं सभ्यताओं में से एक है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका जो विकास है, जिसके जो स्थल हैं, वो अपने को भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन देशों से प्राप्त होते हैं। हालाँकि पाकिस्तान तो बाद में अलग हुआ है ना? पहले तो भारत का ही पार्ट था। ये तो बाद में अलग हुए हैं, विभाजन इनका बाद में हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि भारत के विस्तृत क्षेत्र के अंदर जो सभ्यता पनपी है, वही सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाती है। क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे क्या हुई है? विकसित हुई है। इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया गया। अब सिंधु जो नदी है बच्चों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सिंधु नदी है, एक्चुअल में वो सिंधु नदी जो है, उसके उद्गम की अगर अपन बात करें, अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सिंधु नदी का जो उद्गम है, वो तिब्बत से होता है बच्चों, तिब्बत। तिब्बत से होता है।
है, यानी कि ये भारत का नक्शा इस तरह से यहाँ, और यहाँ तिब्बत से जो है सिंधु सभ्यता का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत से निकलती है और भारत में बहती हुई आगे पाकिस्तान चली जाती है। ये पूरा पाकिस्तान है, ये क्या है, ये पूरा पाकिस्तान है। तो यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, और पाकिस्तान वालों को ये पता था कि ये नदी, सिंधु नदी जो है वो भारत से होती हुई पाकिस्तान में आती है, तो कभी आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि भारत वाले इस सिंधु नदी के पानी को रोक दें। तो यदि भारत वालों ने सिंधु नदी के पानी को रोक दिया तो अपने को पानी की आपूर्ति कहाँ से होगी। तो पाकिस्तान वालों ने इसका विरोध भी किया था कि भाई भारत वाले कभी भी बांध बना सकते हैं और बांध बना करके हमारी इस नदी को रोक सकते हैं, तो हमें पानी की समस्या हो सकती है। तो इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु जल समझौता हुआ था बच्चों, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। तो ये जो सिंधु जल समझौता हुआ था, इस जल समझौते के अंतर्गत क्या कहा गया, इस जल समझौते के अंतर्गत कहा गया कि 80% जो पानी है वो तो पाकिस्तान काम में लेगा, सिंधु नदी का 80% जल पाकिस्तान काम में लेगा, और मात्र 20% जो पानी है वो कौन काम में लेगा, वो भारत काम में लेगा। ये जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। ठीक है, तो अब इस नदी के आसपास में जो संस्कृति, जो सभ्यता पनपी है, उसे ही क्या कह दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया गया। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके, सिंधु नदी से संबंधित और सिंधु सभ्यता के नामकरण से संबंधित बात समझ में आ गई। चलिए अब अपन बात करते हैं विश्व की कुछ सभ्यताओं की, कि विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं और हमारी सिंधु सभ्यता का उन सभ्यताओं से क्या संबंध है, इसकी अपन बात करते हैं। इसको मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं, आज्ञा दे दिया आपने, ये लो, डस्ट दिया हुआ है देखो छोटा सा, इसी से मिटाते हैं, इसको यूज में लेंगे आज। हाँ अच्छे से मिट नहीं रहा, ये लो। हाँ अब अपन बात करते हैं कि विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं बच्चों, और उन सभ्यताओं का हमारी सिंधु सभ्यता से क्या संबंध है। तो विश्व की कुछ सभ्यताएं हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। विश्व की सभ्यताएं, विश्व की सभ्यताओं के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं। विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो एक नंबर पे बात करते हैं अपन मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसके बारे में आपने 11th क्लास में अध्ययन किया होगा। 11th क्लास में एनसीईआरटी किताब का इतिहास का पहला ही पार्ट है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो वो जो लेखन कला और शहरी जीवन है वो मेसोपोटामिया से ही संबंधित है। ठीक है, और 11th क्लास का पहला पार्ट है ये इतिहास का। तो वहाँ आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत विस्तार में वहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे पनपी। दजला और फरात, मैंने अभी बात की कि नदियों किनारे ही सभ्यताएं पनप रही है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों किनारे पनपी। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है ये, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहलाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसके कालक्रम की अगर अपन बात करें कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इस सभ्यता का बच्चों जो टाइम पीरियड है वो लगभग 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। 5500 ईसा पूर्व ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, अब ये जो दजला और फरात नदियां हैं इनका एक नाम और मिलता है, इसका नाम मिलता है आपको यूफ्रेटस और टिग्रिस। दजला का नाम है यूफ्रेटस, पुस्तक में आपको हो सकता है नाम यूफ्रेटस मिल जाए, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, टिग्रिस ये लो, यूफ्रेटस और टिग्रिस इनका नाम मिलता है। तो ये मेसोपोटामिक सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, इसका समय जो है वो लगभग 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। 2 नंबर की सभ्यता की अपन बात करें तो वो है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मिस्र जो कि बच्चों कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है मिस्र। और मिस्र के अंदर जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है, आपकी नील नदी, नील नदी। तो नील नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई है उस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, मिस्र की सभ्यता कहते हैं। तीसरी हम बात करते हैं अपनी भारत वाली सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता बच्चों, सिंधु सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे पनपी है, अभी अभी अपन ने बात करी है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता पनपी है उसे नाम दे दिया गया सिंधु सभ्यता। इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें अपन तो टाइम पीरियड इसका है लगभग 2300 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो समय है बच्चों वो सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। तो इससे तो बाद की है,
मेसोपोटामिया से तो बाद की है, क्योंकि मेसोपोटामिया तो 5500 ईसा पूर्व की है, तो ये सिंधु सभ्यता से भी ज़्यादा प्राचीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसीलिए इसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है। तो ये टाइम पीरियड आप याद रखना, मेसोपोटामिया का भी और सिंधु सभ्यता का भी, ये टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे आती है विश्व की नवीनतम सभ्यता, और जिसका नाम है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, क्योंकि बच्चों ये सभ्यता सबसे बाद की सभ्यता है। इस सभ्यता के जो स्थल मिले हैं और उनसे जहाँ से जो उपकरण मिले हैं, वो उपकरण जो है वो इतने पुराने नहीं है, प्राचीन नहीं है, है ना, इसीलिए इसको विश्व की नवीन सभ्यता कहा जाता है, जिसको क्या कहेंगे अपन, चीन की सभ्यता। अच्छा, नदी की बात करें, कौन सी नदी किनारे पनपी है, हांग हो नदी किनारे, हांग हो, हांग हो नदी किनारे पनपी है बच्चों। और ये जो हांग हो नदी है, इसे पीली नदी कहते हैं, पीली नदी, इसको जो है पीली नदी कहा जाता है। चीन की नदी है ये हांग हो नदी, इसी किनारे ये सभ्यता पनपी है, चीन की सभ्यता। इसे पीली नदी कहते हैं। पीली नदी इसलिए कहते हैं कि ये नदी जब आती है तो अपने साथ बहा करके मिट्टी लेके आती है। कौन सी मिट्टी, पीली मिट्टी। पीली मिट्टी इसके जल में मिले होने की वजह से पानी जो है वो पीला पीला दिखाई देता है, तो इसलिए इसको पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये विश्व की 4 सभ्यताएं हैं बच्चों। हमें पता होना चाहिए कि 4 सभ्यताओं में सबसे प्राचीन जो है वो कौन सी है, बोलो मेरे साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, शाबाश। टाइम पीरियड 5500 ईसा पूर्व। और सबसे नवीन कौन सी है, चीन की सभ्यता। नदी कौन सी, हांग हो, ठीक है। और सबसे नवीन सभ्यता, और अपनी भारत वाली सिंधु घाटी सभ्यता, नदी सिंधु, और टाइम पीरियड 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। समझ में आ गई ये चारों सभ्यताएं आपके। चलो मिटा दूं इसको, ये लो मिटा दिया। अब अपन बच्चों सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिले हैं उन स्थलों के बारे में बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो मेरे साथ में आप एक छोटा सा नक्शा बनाओ भारत का, और फिर अपन चारों इसके स्थलों की बात करेंगे। नक्शा बनाना आपको आना चाहिए। इतिहास विषय के विद्यार्थी हो आप, तो आपको जो है नक्शा बनाना आना चाहिए। टूटा फूटा बना लो, कोई जरूर नहीं है कोई एकदम ऐसे प्रॉपर बनाना। ये लो, बन गया भारत का नक्शा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, आपको पता होना चाहिए। इस एरिया में कौन सा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के अंदर, अच्छा हेडिंग डालूं क्या, हेडिंग तो डालना ही भूल गए। हेडिंग डालो, सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करें बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। कहाँ कहाँ है, भारत में है, पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान के अंदर है। इन 3 के अंदर सबसे ज़्यादा विस्तार है इसका। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, भारत में है, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। और भारत के अंदर भी बात करें अपन तो गुजरात के अंदर, गुजरात में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं। सबसे कम स्थलों की बात करें तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर 2 स्थल मिले हैं, एक का नाम है मुंडीगार्क और दूसरे का नाम है शोरतगुई। और भारत में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो भारत में मिले, सबसे कम अफगानिस्तान में मिले हैं। अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल मिले हैं, और दोनों स्थलों का नाम लिख लो आप। एक का नाम है मुंडीगार्क, और एक का नाम है शोरतगुई। ये पता होना चाहिए आपको, मुंडीगार्क और शोरतगुई 2 स्थल हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और ये दोनों ही स्थल बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु माने जाते हैं। तो आप लिखेंगे अफगानिस्तान के ये दोनों स्थल, अफगानिस्तान के ये दोनों स्थल इस सभ्यता के इस सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु है। लिखो मेरे साथ, लिखते रहो, उत्तरतम बिंदु है। ये लो, इस सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु है, यानी कि इस सभ्यता के सबसे उत्तरी जो स्थल हैं वो कौन से हैं, मुंडीगार्क और शोरतगुई। दोनों ही कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। याद कैसे रखें, देखो मुंह, यहाँ से मुंह ले लेना और यहाँ से सो, मूसो। अफगानिस्तान में कौन है, अफगानिस्तान में मूसो जी, ये लो, मूसो जी कहाँ गए हैं, मूसो जी अफगानिस्तान गए हैं, ठीक है भाई, ये ट्रिक से याद कर लेना। मूसो जी कहाँ गए हैं, अफगानिस्तान गए हैं। मुंह से मुंडीगार्क, शो से शोरतगुई, ठीक है। तो ये 2 स्थल है जो आपको याद रखने हैं अफगानिस्तान के अंदर। चलिए अब अपन चारों ऐसे स्थलों की बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी स्थल है, उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे उत्तरी जो स्थल मैंने आपको बताया वो जम्मू कश्मीर में बताया, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्थल है बच्चों, उसका नाम है मांडा। स्थल का नाम है मांडा। अच्छा, है कहाँ, जम्मू कश्मीर में।
ठीक है। नदी कौन सी है? नदी है चिनाब, चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, पहले बात कर चुके हैं, हर स्थल, हर सभ्यता का स्थल किसी न किसी नदी के किनारे मिला है, इसीलिए हम नदी की बात भी साथ में कर रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी जो बिंदु है वो है मांडा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। नदी कौन सी है? चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे ये स्थल पाया गया है। अब बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु की, कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु बच्चों आपके पड़ता है यहाँ पे, और ये जो इलाका है वो है बच्चों महाराष्ट्र का इलाका है। और महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम है दैमाबाद, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर जो दैमाबाद है वो सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कहलाता है। और नदी की अपन बात करें तो नदी कौन सी है? प्रवरा नदी है। नदी कौन सी है? प्रवरा नदी है। ये जो प्रवरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है गोदावरी, और गोदावरी की क्या है? ये सहायक नदी है। सहायक नदी मैंने आपको कल ही बताया था कि कोई मेन नदी है जो बह रही है, और यहाँ से आके एक नदी अपना जल इस मेन नदी के अंदर डाल रही है, तो ये वाली नदी क्या कहलाएगी? ये वाली नदी सहायक नदी कहलाएगी। और ये नदी क्या कहलाएगी? ये मुख्य नदी कहलाएगी। ठीक है, तो प्रवरा जो है वो गोदावरी क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, तो ये दो बिंदु पढ़ लिया अपन ने सिंधु सभ्यता के, उत्तरतम और ये है आपका दक्षिणतम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पूर्वी बिंदु की और फिर पश्चिमी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु है जो बच्चों वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है बच्चों? मेरठ, जिला मेरठ के अंदर पड़ता है आलमगीरपुर। और कहाँ है मेरठ? आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन सी नदी किनारे है? हिंडन नदी, हिंडन नदी। ये लो, हिंडन नदी किनारे जो स्थित स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वतम बिंदु जो है वो कौन सा है? आलमगीरपुर है। ठीक है, हो गया याद आपको? ये लो, अब अपन बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। और बच्चों जो पश्चिमी बिंदु है वो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर सिंधु सभ्यता का स्थल है जिसका नाम है सुतका गेंडोर। और बच्चों नदी कौन सी है? नदी का नाम है दासक नदी। नदी का क्या नाम है? नदी का नाम है दासक नदी। तो ये सिंधु सभ्यता के 4 बिंदु हैं, और इन बिंदुओं के अंदर जो सभ्यता के स्थल पाए गए हैं बच्चों, वही स्थल सारे के सारे सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो इनको जब हम पॉइंटों को मिला देते हैं चारों को, तो इस तरह की आकृति बनती है। यानी कि ये आकृति कैसी है? चतुर्भुज की आकृति है, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के स्थल जो हैं उनको जब खोजा गया, तो खोजने के बाद में जो स्थलों के बीच में इस तरह से 4 स्थल मिले, चारों स्थलों के बीच में जो ये क्षेत्रफल मिला है, इसको क्या कह दिया है? विषम कोणीय चतुर्भुज कह दिया है इसको, कि सिंधु सभ्यता के स्थलों का जो आकार है वो कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, अब इन स्थलों के आकार की अगर बात करें बच्चों, तो आकार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। अब ये एरिया कितना हो गया? ये अंदर वाला पूरा का पूरा क्षेत्र ये कितना है? तो ये क्षेत्र है लगभग इसका 12,99,600। ठीक है, कितना हो गया देखो? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये लो, ये सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है बच्चों, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक अगर बच्चों हम बात करें कि ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो उत्तर से दक्षिण तक ये फैला हुआ है बच्चों 1400 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम कितना फैला हुआ है? पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है 1600 किलोमीटर। ये इसका विस्तार क्षेत्र है। और आकृति की अपन ने बात कर ली, सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्रों की आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, तो ये सभ्यता का विस्तार था जिसकी अपन ने बात की है। इसको लिख लें, सारे फैक्ट अच्छे से समझ लें इनको, और वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके सारी बातों को लिख लें, चित्र भी बना लें ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। ठीक है, लिख लिया? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब अपन आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहे हैं, और अब अपन चलते हैं सिंधु सभ्यता के अगले फैक्ट की तरफ। और अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में बच्चों पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता को आपके अद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, पिछली जो क्लास हुई थी जिसके अंदर कालक्रम का वर्णन हमने पढ़ा था प्राचीन भारत के इतिहास में, पिछली क्लास अगर आपने लास्ट क्लास मेरी देखी है, अपलोड हो गई होगी वो क्लास, वो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर अपन ने कालक्रम पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने कालक्रम को, इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में अपन ने बांटा था, जिसमें एक था प्रागैतिहासिक काल, एक था अद्य ऐतिहासिक काल, और एक था आपके ऐतिहासिक काल। तो जो अद्य ऐतिहासिक काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चलिए बात करते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप अद्य ऐतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल।
तो बच्चों प्राचीन काल जिसे कि प्राग ऐतिहासिक काल कह दिया गया, और उसके बाद का जो काल है वो अद्य ऐतिहासिक काल है। इसे अद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक इतिहास का ऐसा काल है जिसके साक्ष्य हमें प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। इस काल की विशेषता क्या है बच्चों? इस काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, लिखित रूप में लिपि हमें मिली है, अक्षर हमें मिले हैं, लेकिन अभी तक हमें हमें उनको पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। ठीक है? तो इस काल की विशेषता क्या है? इस काल की अद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता है कि लिपि प्राप्त हुई है, यानी लेखन कला के प्रमाण मिले हैं। लेखन कला के प्रमाण मिले हैं। लेखन कला के प्रमाण तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है? एग्जाम्पल की बात करें तो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो बच्चों सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं जिनसे हमें प्रमाण मिले हैं, जिनसे हमें लिपि का ज्ञान मिला है, मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर है, और इस सुंदर से शहर में एक प्राचीन कालीन स्टेडियम मिला है, और उस स्टेडियम से हमें एक सूचना पट मिला है, यानी स्कोर बोर्ड आप कह सकते हो। भाई स्कोर दिखाने के लिए अब तो चलो एलईडी पे दिखा देते हैं, अब तो इनके पास बहुत सारे कैमरे हैं, टीवी है, बड़ी बड़ी एलईडी है जिसपे स्कोर चलता रहता है, दिखता रहता है, लाइव कैमरों से रिकॉर्डिंग होती है। उस वक्त कौन से कैमरे थे, उस वक्त कौन सी एलईडी थी? तो सूचना पट स्कोर बोर्ड मिला है, जिस स्कोर बोर्ड के ऊपर वो हाथों से लिख करके और स्कोर दिखाया करते थे। ठीक है? तो उस स्टेडियम से जो एक स्कोर बोर्ड मिला है, और उस स्कोर बोर्ड के ऊपर कुछ सिंधु सभ्यता के अक्षर लिखे हैं, इस तरह से, इस तरह के अक्षर लिखे हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर, हमें इस तरह के अक्षर लिखे हैं। तो अब ये अक्षर सिंधु सभ्यता के अक्षर हैं, और इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए सिंधु सभ्यता को का जो काल है उसे अद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी ऐसा काल जिसके लेखन कला के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ने में सफलता हमें नहीं मिल पाई है। ठीक है? चलिए अब अपन बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि की, कि भाई आप कह रहे हो कि प्रमाण तो मिला है, साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वो साक्ष्य कैसे हैं, किस रूप में मिले हैं? तो हम सबसे पहले बात करते हैं सैंधव लिपि की। सैंधव लिपि की बात करते हैं बच्चों। सैंधव लिपि की बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिपि किसे कहते हैं। देखो बच्चों, जहां भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी शब्द को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो रिकॉर्डेड क्लास है, मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो बीच में आप कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछ सकते। आगे अपन ऑनलाइन क्लासें भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं लाइव ऑनलाइन क्लास आपको दूंगा, और उसमें आप मेरे से लाइव कमेंट कर पाएंगे, मुझसे पूछ पाएंगे। वो ऑप्शन 1000 सब्सक्राइबर जो एक टारगेट होता है यूट्यूब का, उसके बाद ही पूरा होता है, लाइव क्लासें तभी स्टार्ट होती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपने नहीं किया है तो, ताकि अपनी लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाए जल्दी से, और मैं लाइव पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दूं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो नई हो जाएगी यूट्यूब के अंतर्गत, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि ये ऑप्शन अपना चालू हो जाए और लाइव क्लासें लेनी मैं शुरू कर दूँ आपकी। एक बोर्ड के ऊपर, एक बड़े व्हाइट बोर्ड के ऊपर एज ए क्लासरूम में क्लासें मैं लेनी स्टार्ट कर दूँ जब लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ पर आप फिर मेरे से प्रश्न भी पूछ पाएंगे। ठीक है? तो अब बात कर रहे थे अपन सैंधव लिपि की बच्चों, कि सैंधव लिपि के अंतर्गत लिपि का मतलब क्या है बताओ? लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा के अक्षरों को लिखने का तरीका या लिखने का ढंग। लिपि का मतलब है लिखने का ढंग। लिखने का ढंग, लिखने का ढंग का मतलब है कि आप लिख किस प्रकार रहे हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, यानी कि ऐसी लिपि जिसमें बाईं तरफ से हम स्टार्ट करके लिखेंगे, दाईं तरफ तक जाएंगे, लाइन खत्म हो गई, उसके बाद वापस बाईं तरफ आएंगे, फिर लिखेंगे, फिर लाइन खत्म हो गई, फिर बाईं तरफ आएंगे, फिर लिखेंगे। तो ये क्या है? ये देवनागरी लिपि है, जो हिंदी भाषा की लिपि है, यानी कि लिखने का ढंग जो है वो लिपि कहलाता है। तो सैंधव सभ्यता के लोग जो हैं उनकी लिपि कौन सी है? तो बच्चों सैंधव सभ्यता के लोगों की जो लिपि है उस लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक, इस लिपि का नाम भाव चित्रात्मक है। इस लिपि को हम बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं। बुस्ट्रोफेदन, पुस्तकों में आपको नाम मिलेगा बुस्ट्रोफेदन, इसको हम बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं बच्चों। इसके अलावा इसका एक नाम चित्राक्षरी लिपि भी है, चित्राक्षरी लिपि, और इसका एक नाम बच्चों सर्पिलाकार लिपि भी है, सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं इसको। और एक नाम और है इसका, जिसका नाम है गोमूत्री लिपि, गोमूत्री लिपि। ठीक है? तो ये इसके कुछ नाम है, एक एक की बात करते हैं अपन। देखिए, भाव चित्रात्मक का मतलब है, नाम से मालूम चल रहा है, भावों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करना, यानी मनुष्य के जो भाव हैं, रोना है, हंसना है, क्रोध करना है, ठीक है, दुखी होना है, प्रसन्न होना है, डरना है, घबराना है, ये सारे भाव हैं।
जो उसके चेहरे पर आते हैं। तो इन भावों को जब मनुष्य चित्रों के रूप में प्रदर्शित करता है तो वो भाव चित्रात्मक कहलाते हैं। जैसे अभी आप वर्तमान में मोबाइल से टाइप करते हो ना, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर आप भेजते हो, आप स्माइली भेजते हो, आप चेहरे भेजते हो। ये देखो, जैसे आप कभी खुश होते हो तो आप इस तरह का चेहरा भेजते हो। तो ये आपके भाव हैं, आपके चेहरे के भाव है जो आप एक चित्र के रूप में किसी को भेज रहे हैं। आप दुखी होते हो तो आप इस तरह का एक स्माइली भेजते हो सामने वाले के पास में। तो ये आपके भाव हैं, आपके मनोयोग के भाव हैं, मन के भाव हैं, जिनको आप चित्रों के द्वारा किसी दूसरे को भेजते हो। तो जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो भी किस रूप में है? चित्र रूप में है, चित्रात्मक रूप में है और भाव चित्रात्मक है। यानी कि वो लोग चित्रों के द्वारा ही अपने भावों का प्रदर्शन, अपने विचारों का प्रदर्शन किया करते थे। इसीलिए इस लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है? एक इसका नाम है बुस्ट्रोफेदन। बुस्ट्रोफेदन लिपि जो कि एक वैज्ञानिक नाम है। ठीक है? तो बुस्ट्रोफेदन है, सीधा-सीधा है ये। अर्थ इसका यही है। बुस्ट्रोफेदन का अर्थ अगर करेंगे हिंदी अर्थ तो क्या कहलाएगा? भाव चित्रात्मक ही कहलाएगा। ठीक है? फिर इसको चित्राक्षरी लिपि कहते हैं। चित्राक्षरी क्योंकि चित्रों के माध्यम से आप अक्षर बना रहे हो। अक्षर कैसे हैं? चित्र जैसे अक्षर हैं। जो सिंधु सभ्यता में मोहरें मिली है, जो सिक्के मिले हैं, एक अपन ने अभी-अभी लेक की बात करी, धौलावीरा के स्टेडियम के अंदर जो स्कोर बोर्ड मिला है, तो उसके ऊपर भी जो लेख लिखे गए हैं, जो लिपि लिखी गई है, वो कैसी है? चित्राक्षरी है, चित्र के रूप में है। इसलिए इसको चित्राक्षरी लिपि कह दिया। सर्पिलाकार, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सर्पिलाकार। इसे सर्पिलाकार लिपि क्यों कहा गया है? सर्पिलाकार लिपि इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि सांप की तरह दिखाई देती है ये। सांप की तरह दिखाई देने का मतलब है कि सिंधु वासियों की जो लिपि है, वो दाईं तरफ से स्टार्ट होती है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? दाईं तरफ से। दाईं से बाईं तरफ जाएगी, लाइन जाएगी और फिर यहाँ से वापस सीधी यहीं चलेगी आगे। फिर दाईं तरफ जाएगी, फिर बाईं तरफ आएगी, फिर दाईं तरफ जाएगी, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ और ये लो खत्म हो गई यहाँ के। तो ये लिपि है इस तरह की। अपन तो बाएं से स्टार्ट करते हैं, लाइन पूरी होगी फिर आगे आते हैं, फिर लाइन पूरी होगी फिर आगे आते हैं। ये लोग ऐसे नहीं करते। लाइन खत्म होगी तो वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे फिर आगे आएंगे, फिर लाइन खत्म होगी फिर वहीं से आगे चलेंगे। यानी कि लगातार लगातार लिखते हुए चलते हैं। बाएं से दाएं से स्टार्ट करेंगे, बाईं तरफ, बाईं से दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, इस तरह से लिखते हैं ये। तो जो एक आकृति बन जाती है वो कैसी बन जाती है बच्चों? सांप जैसी आकृति बन जाती है। इसीलिए इस लिपि का नाम क्या है? सर्पिलाकार लिपि है। अब बात आती है गोमूत्री लिपि। गोमूत्री मतलब गाय का मूत्र। तो गोमूत्री लिपि क्यों कहते हैं बच्चों? गोमूत्री लिपि बच्चों इसलिए कहते हैं कि जब देखा होगा आपने, किसी गाय को देखा होगा आपने टॉयलेट करते हुए, तो गाय जब टॉयलेट करती है बच्चों, तो टॉयलेट के जो निशान हैं पीछे, वो निशान किस तरह के बनते हैं? वो निशान जो है वो इस तरह से बनते हैं, सांप जैसे निशान बनते हैं। जब गाय टॉयलेट करती हुई, बाथरूम करती हुई आगे चलती है, तो पीछे जो टॉयलेट के निशान हैं वो इस तरह से सांप जैसे बनते हैं। इसीलिए इस लिपि को गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। ठीक है? समझ में आया आपको? सैंधव लिपि का मतलब समझ में आया आपको? तो ये सैंधव लिपि है। अब अपन कुछ दो लिपियां, एक ऐसी लिपियां हैं भारत की जो कि सैंधव लिपि से मिलती जुलती है। देखो कौन कौन सी है? भारत की दो लिपियां हैं, जिसमें एक तो है हमारी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि अशोक के जो अभिलेख है ना, अपन पढ़ेंगे आगे अशोक का मौर्य काल जब अपन पढ़ेंगे तो अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। ठीक है ना? तो ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की बच्चों विशेषता क्या है? भारतीय लिपि है ये। ब्राह्मी लिपि की विशेषता है कि इस लिपि के अंदर अक्षर जो है वो बाएं से लिखना शुरू करते हैं। बाएं से लिखना शुरू बाएं से लिखना शुरू करते हैं। ये ब्राह्मी लिपि की विशेषता है। एक लिपि है बच्चों जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि। और खरोष्ठी लिपि जो है, इस लिपि के जो अभिलेख हैं वो अपने को पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। तो ये पाकिस्तान की लिपि है खरोष्ठी लिपि, और जो अभिलेख हैं वो भी हमें खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए पाकिस्तान से ही प्राप्त होते हैं। इस लिपि की क्या विशेषता है? इस लिपि की विशेषता है बच्चों कि इस लिपि में जो अक्षर हैं, जो पंक्तियां हैं, वो दाएं से शुरू होती है। दाएं से लिखना प्रारंभ होता है। दाएं से लिखना प्रारंभ होता है। यानी कि ब्राह्मी में तो बाएं से लिखेंगे, दाईं तरफ आएंगे, फिर वापस आगे आएंगे, फिर लिखेंगे, फिर वापस आगे आएंगे। और खरोष्ठी में दाएं से लिखेंगे, फिर बाएं आएंगे, फिर वापस दाएं आएंगे, फिर आगे और फिर वापस दाएं आएंगे, इस तरह से। तो अपन कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि, बुस्ट्रोपेदन लिपि, वो इन दोनों लिपियों का एक तरह से संगम है। ठीक है ना? दोनों लिपियों का एक तरह से संगम है ये, क्योंकि ये लिपि बाएं से दाएं चलती है और ये दाएं से बाएं चलती है। और जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो इस तरह से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बायां दायां, बायां दायां, इस तरह से चलती है। तो इन दोनों लिपियों का संगम जो है वो है सिंधु सभ्यता की लिपि, जिसका नाम है बुस्ट्रोफेदन लिपि, या भाव चित्रात्मक लिपि कह दीजिए, या फिर आप चित्राक्षरी लिपि कह दीजिए, सर्पिलाकार लिपि कह दीजिए, या फिर आप इसे गोमूत्री लिपि कह दीजिए। ठीक है? तो ये सिंधु सभ्यता की लिपि की बच्चों हमने बात कर ली। अब अपन आगे चलते हैं और एक फैक्ट रह गया बताना आपको, जिसका नाम है रेडियो कार्बन C14 पद्धति। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे अपन सिंधु सभ्यता के एक एक स्थलों को पढ़ेंगे कि कहाँ से हमें कौन से स्थल मिले हैं और उन स्थलों से हमें कौन कौन सी विशेष चीज़ें मिली है और उन विशेष चीज़ों का सिंधु सभ्यता के लोगों से किस प्रकार संबंध था, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है
जिसका नाम है रेडियो कार्बन C14 पद्धति। रेडियो कार्बन C14 पद्धति। देखो बच्चों, रेडियो कार्बन C14 पद्धति क्या होती है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इस सभ्यता का जो समय है, कालक्रम है, वो 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस सभ्यता का जो कालक्रम है बच्चों, वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व मैंने आपको बताया था। तो ये तिथि किस प्रकार निकाली और इस तिथि को निकालने में किस पद्धति का प्रयोग किया गया, तो वो पद्धति बच्चों कहलाती है रेडियो कार्बन C14 पद्धति। यानी कि एक निर्धारित तिथियों को, किसी वस्तु के जीवन क्रम को देखते हुए उस वस्तु की उम्र कैसे पता चलती है, तो वो पता चलती है रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा मालूम चलता है हमें। अब रेडियो कार्बन C14 पद्धति एक्चुअल में क्या है, उसके बारे में बच्चों हमें पता होना चाहिए। तो हम रेडियो कार्बन C14 पद्धति की बात करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये जो रेडियो कार्बन C14 पद्धति है, ये किसने दी थी? जो इसको देने वाले जो विद्वान थे, उनका नाम था बच्चों बिलियर्ड्स लिब्बी। इस पद्धति को देने वाले विद्वान का नाम है, यानी कि प्रवर्तक जो हैं, इस पद्धति के प्रवर्तक या जनक अपन कह सकते हैं। तो जनक कौन है? इसके जनक है बच्चों बिलियर्ड्स एफ लिब्बी। बिलियर्ड्स एफ लिब्बी, ये बच्चों इसके प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं, बिलियर्ड्स एफ लिब्बी। और ये जो पद्धति है, इन्होंने लगभग 1949 में दी थी। 1949 के अंदर उन्होंने ये पद्धति दी थी, जिसका नाम है रेडियो कार्बन C14 पद्धति। अब देखिए इस पद्धति को समझिए आप कि ये काम किस प्रकार करती है। बिलियर्ड्स एफ लिब्बी ने बच्चों कहा कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनमें कार्बन मौजूद है, ये तो हमें पता है। हम चाहे कोई पेड़ की पत्ती जला दें, कोई सूखी हुई वस्तु जला दें, हम लकड़ी जला दें, हम कोयला जला दें, हम कोई वस्तु जला दें, किसी भी चीज को अगर आप जलाते हैं बच्चों, तो जलाने पर धुआं निकलता है, और वो धुआं क्या होता है? कार्बन होता है। ये आपको पता है सबको। यानी कि हर वस्तु के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। और ये लिब्बी साहब कहते हैं कि हर वस्तु के अंदर जो है 2 तरह के कार्बन होते हैं। कार्बन के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के कार्बन होते हैं, और दोनों कार्बनों के नाम हैं, एक कार्बन जो होता है उसका तो नाम है C12 और दूसरे का नाम है बच्चों C14। ठीक है। कोई भी जीवित वस्तु है, जीवित अवस्था में है, चाहे वो वस्तु मृत अवस्था में है, उसके अंदर 2 प्रकार के कार्बन पाए जाएंगे, एक तो है C12 और एक है C14। ठीक है। C12 की मात्रा और C14 की मात्रा, इन दोनों की बच्चों जो मात्रा है, वो जब मनुष्य जीवित होता है, अगर कोई भी व्यक्ति जीवित है, कोई पौधा है, वो जीवित अवस्था में है, सजीव अवस्था में है, तो दोनों कार्बनों की मात्रा क्या रहेगी? समान रहेगी। समझना बात को। जब कोई व्यक्ति या पेड़ पौधा या कोई सजीव जीवित अवस्था में है, तो दोनों कार्बनों की मात्रा उसके शरीर के अंदर समान रहेगी। ठीक है। लेकिन यदि वो मर गया या मृत हो गया, वो कोई व्यक्ति मर गया, तो मरने के बाद में उसमें C12 तो क्या रहेगा? C12 की मात्रा जो है बच्चों, वो तो समान रहेगी, लेकिन जो C14 की मात्रा है बच्चों, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मृत्यु के बाद में कार्बन C12 की मात्रा तो शरीर में समान रहती है, लेकिन मृत्यु के बाद में कार्बन C14 की मात्रा में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और इस पद्धति के द्वारा चेक किया जाता है कि उस वस्तु में, उस व्यक्ति में C14 कार्बन की मात्रा कितनी कम हो गई है, और जितनी कम हो गई है उसके आधार पर उस व्यक्ति का या उस सजीव प्राणी का जो मृत हो गया है, उसके जीवन को आंक लिया जाता है कि उसका जीवन अब तक कितना हो गया है, उसकी उम्र कितनी हो गई है। ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये एक टेक्निक है, पद्धति है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति वस्तु की उम्र को मापा जाता है, आयु को निर्धारित किया जाता है। अच्छा, अब ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5730 वर्ष, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 5730 वर्ष पहले मरा है, तो 5730 वर्ष बाद यदि उसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, और इस पद्धति के द्वारा यदि हम उसके शरीर की जांच करते हैं, तो उसमें C14 कार्बन की मात्रा आधी रह जाती है। आप 6000 साल मान लो, यानी 6000 साल बाद अगर कोई व्यक्ति या वस्तु आपको प्राप्त हो रही है, तो उसमें C14 कार्बन की मात्रा जो है बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर C14 कार्बन आधा हो गया है, तो समझ लो कि उस व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है, वो आज से कितना पुराना है? 6000 साल पुराना है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई पौधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई जीवाश्म हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आयु की गणना की जाती है। एक पेड़ मिला है बच्चों स्वीडन के अंदर, स्वीडन के अंदर एक वृक्ष मिला है, एक पेड़ मिला है देवदार का। पेड़ किसका है? देवदार का। देवदार का वृक्ष मिला है बच्चों, और ये जो वृक्ष है,
कहा जाता है कि ये लगभग 10,000 हो गए, 10,000, हाँ, ये वृक्ष जो है वो कहते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व का है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पेड़ है बच्चों, जो आपके देवदार का पेड़ है, और कहाँ से मिला है आपको? स्वीडन से मिला है। और कितना पुराना है? 10,000 ईसा पूर्व पुराना है ये। ठीक है, तो ये आपके रेडियो कार्बन C14 पद्धति है। ये कैसे काम में लेते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसकी अपन बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित, और इस वीडियो लेक्चर का अंतिम पॉइंट है ये। उसके बाद में अगला जो अपना वीडियो लेक्चर है उसमें अपन सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बेस है, एक बुनियाद है जिसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इन वीडियो का आप लाभ ले रहे होंगे। तो अब बच्चों अपन बात करते हैं लास्ट में सिंधु सभ्यता के निर्माताओं की, कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के, तो सिंधु सभ्यता के निर्माताओं की बच्चों बात करते हैं कि कोई भी सभ्यता है तो उस सभ्यता में जब लोगों ने बसना शुरू किया, जब उस सभ्यता में लोग आकर के बसे, उन्होंने रहना शुरू किया, चाहे वो किसी भी नदी किनारे रहे हों, चाहे उन्होंने कहीं भी अपना निवास स्थान बनाया हो, तो वो लोग एक्चुअल में आए कहाँ से थे, किस स्थान से आकर के वो यहाँ पर बसे और उन्होंने यहाँ पर रहना प्रारंभ किया। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कहेंगे। तो देखिए, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है बच्चों, वो एक नगरीय सभ्यता है, यानी कि सिटी के, शहर के प्रमाण मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, सड़कें जो है वो पक्की मिली है, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली है। दूसरी तरफ घर जो है उनके अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, नालियों का प्रयोग किया गया है, यानी कि एक आधुनिक शहर हम कह सकते हैं। इतने हजार साल, आज से लगभग 4,500 साल पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसके जो प्रमाण मिले हैं वो सारे शहरी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो इसके जो निर्माता है बच्चों, वो निर्माता 4 माने जाते हैं, यानी विश्व में 4 ऐसी जातियां जो आकर के सिंधु सभ्यता के स्थल, भारत और पाकिस्तान के जो क्षेत्र है, यहाँ पर आकर इस नदी के किनारे यहाँ वो लोग बस गए, और बस करके उन्होंने यहीं अपना निवास स्थान बना लिया, जो क्या कहलाई? सिंधु सभ्यता कहलाई। तो वो 4 जातियां विश्व की कौन कौन सी है बच्चों? उसमें देखिए 1 नंबर की जो जाति है वो है बच्चों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ढंग से लिखा नहीं गया क्या? चलो आराम से लिखते हैं। एक तो वीडियो की जब समय बढ़ जाता है तो मेरे को ऐसा जल्दी हो जाता है कि जल्दी से खत्म करूं इसको, तो आप भी फिर ऐसे सोच रहे हो सर ने कितना लंबा वीडियो बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से आपके समझ में आना चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप भी पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ना। ठीक है, तो सफलता जरूर मिलेगी। और इतिहास सिर्फ पढ़ना नहीं है, इतिहास हम रच देंगे, इतिहास हम लिख देंगे। चलिए, तो पहली सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है बच्चों, वो माने जाते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ये लो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जो है विदेशी जाति है, ये निर्माता मान जाते हैं सिंधु सभ्यता के। 2 नंबर पे बच्चों आते हैं भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय लोग। 3 नंबर पे बच्चों माने जाते हैं अल्पाइन, अल्पाइन। और 4 नंबर पे माने जाते हैं मंगोलियन, मंगोलियन। तो ये बच्चों 4 जातियां हैं, कहते हैं कि 4 जातियां अलग अलग स्थानों से आकर के और भारत में सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं जहां पाए गए हैं वहां पर आकर के बस गई, स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया, और यही लोग क्या कहलाए? सिंधु सभ्यता के निर्माता कहलाए। लेकिन इन चारों में से जो अधिकतर विद्वान जिस जाति के को मतलब मानते हैं, सिंधु सभ्यता के असली जनक मानते हैं, सिंधु सभ्यता वासी कौन सी जाति को मानते हैं, तो वो जाति है बच्चों भूमध्य सागरीय लोग। ठीक है, भूमध्य सागरीय जो लोग हैं वही जो हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता कहलाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बच्चों, सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है, जो रियल में निर्माता माने जाते हैं, ठीक है, जिनसे अधिकतर विद्वान जो है वो समर्थन करते हैं, अधिकतर विद्वान जो है वो बच्चों समर्थन करते हैं। किस मत का समर्थन करते हैं? भूमध्य सागरीय लोगों का। यानी कि ऐसा माना जाता है कि भूमध्य सागर से जो लोग आए थे और यहाँ आकर स्थायी रूप से बस गए और एक सभ्यता का विकास हुआ, और वो सभ्यता कहलाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो ये मत सर्वश्रेष्ठ है, इसको सभी विद्वानों ने समर्थन दिया है। चारों का नाम आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए कि भूमध्य सागरीय लोगों के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता के अंदर बसावट की गई, और सिंधु सभ्यता के जो असली निर्माता है वो भूमध्य सागरीय लोग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे, मुख्य बेसिक बातें थी, सामान्य बातें थी सिंधु सभ्यता के इस पहले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ग्रुप्स में आप शेयर करना न भूलें, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देख रहे हैं, जस्ट नीचे
मेरे चैनल का आइकन आ रहा है, उस आइकन के जस्ट सामने सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। बटन सब्सक्राइब को दबाने के बाद में एक बेल आइकन आएगा, घंटी का आइकन, आप उसको भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के दूसरे वीडियो लेक्चर में, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।